गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोगों ने जो बेसिक ज्योतिष का कोर्स स्टार्ट किया था 2 जून से किया था। आज 1 अगस्त है। 2 मंथ्स हो रहे हैं और हमने काफी सारा कोर्स कवर भी कर लिया है। जैसे हमने फाउंडेशन सीख लिया है, कर्मा थ्योरी सीख लिया था, कुंडली का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन सा साइन कौन सा ग्रह क्या कहता है, ये सारी चीजें हमने क्लास वाइज सीख ली थी। 12 हाउसेस का इंट्रोडक्शन हमने सीख लिया। हाउसेस के लॉर्ड्स को कैसे देखते हैं, नक्षत्रास कितने हैं, 27 हैं, पंचांग कौन से 5 पार्ट्स हैं, ये सब हम सीख चुके हैं। फिर सेकेंड मंथ स्टार्ट हुआ और हमने लग्ना और असेंडेंट, लग्ना या असेंडेंट जो होते हैं उनके बारे में जाना। फिर कैसे पता लगाते हैं कि कोई प्लैनेट कितनी स्ट्रेंथ लिए हुए है, ये सब जाना। और उसके बाद धीरे 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 हमने दृष्टियों को, एस्पेक्ट्स लिखा है, एस्पेक्ट्स मतलब दृष्टियों को जाना। फिर आगे की क्लासेस में हमने कंजंक्शंस को समझा और ढेर सारी प्रैक्टिस करने के बाद राजयोग और धन योग को हमने लास्ट क्लास में सीखा था। अब कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ती है। कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं, कुछ खास योग होते हैं। आज उन्हीं योगों के बारे में हमने लास्ट क्लास में धन योग पढ़ा था, राजयोग और धन योग हमने पढ़ लिया। एक बार हम धन योग को फिर से रिवाइज करेंगे। चलिए, हमारे पास जो कुंडली यहाँ पर है हम उसमें धन योग लगाकर देखते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि धन योग को कैसे देखें। कुंडली में जो धन भाव कहे गए हैं वो है सेकेंड हाउस, 11th हाउस। सेकेंड हाउस कौन सा धन भाव है? धन भाव है ये, इसको धन भाव ही कहते हैं। कौन सा धन है यहाँ पर? संचित धन। अब संचित धन किसे कहते हैं? संचित धन हम उसे कहते हैं जो हमने इनकम की, हमारी इनकम हुई, माना हम 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं और खर्चा हमारा 60,000 ही होता है। मतलब दिस इज जस्ट एग्जाम्पल है। तो वो हमने कहा कि हम 1.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं पर मंथ, ठीक है, और हमारा खर्चा होता है महीने का 60,000। तो बाकी का पैसा जो बचा हुआ है वो क्या है? वो हमारा एक्स्ट्रा मनी है। तो उसको हम क्या करते हैं? बचा के रखते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो वो हमारा बैंक में रखते हैं या फिर कहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टेड मनी को भी देख लेंगे कैसे देखते हैं, लेकिन संचित धन कहलाता है ये। क्या कहते हैं इस धन को? इस धन को कहते हैं संचित धन, जो सेकेंड हाउस से देखा जाता है। अच्छा, इसके बाद 11th हाउस से कौन सा धन देखा जाता है? 11th हाउस से देखी जाती है हमारी इनकम। हम जो हर महीने पैसा कमाते हैं, या महीने नहीं तो जैसे भी हमारी जो भी हमारी इनकम है, वो हमारा, इस भाव को कहा गया है आय भाव। आय भाव कहा गया है ना, आय भाव है, ये इनकम का है। तो दोनों ही धन लाते हैं। फिर इसके बाद 3 और हाउसेस ऐसे होते हैं जो है लग्न, 5th हाउस और 9th हाउस, जिसको त्रिकोण भी बोला गया है, धर्म त्रिकोण। इनको लक्ष्मी स्थान भी कहा गया है। अब लक्ष्मी से आपका क्या मतलब है? लक्ष्मी मतलब रिसोर्सेस, पैसा, धन। रिसोर्सेस ही तो धन है एक्चुअली। तो जब हम इन 5 हाउसेस के कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इन हाउसेस के कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे? 1 मिनट देखिएगा। हमने कहा सेकंड हाउस का रिलेशन लगन लॉर्ड से हो जाए। अब देखिए, हाउसेस कभी एक दूसरे से रिलेशन नहीं बनाएंगे, हाउसेस के लॉर्ड्स बनाते हैं। लॉर्ड्स मतलब उनके स्वामी। तो हमने ये देखना है कि क्या इन भावों के स्वामी, इन भावों के स्वामी एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं।
तो अगर हम इसको एक फॉर्मूला के तौर पर लिखें तो हमें कैसे देखना होता है, 1 मिनट में इनको हटा दूं। तो हम कैसे लिखते हैं, हम कहते हैं क्या लगन लॉर्ड का रिलेशन सेकंड लॉर्ड से है, क्या लगन लॉर्ड का रिलेशन 11th लॉर्ड से है, क्या लगन लॉर्ड का रिलेशन 5th लॉर्ड से है, क्या लगन लॉर्ड का रिलेशन 9th लॉर्ड से है। मतलब लक्ष्मी स्थानों का आपस में भी संबंध देखना है, और सेकंड हाउस और 11th हाउस से तो देखना ही देखना है। क्या 5th हाउस का सेकंड लॉर्ड 5th लॉर्ड का सेकंड लॉर्ड से रिलेशन है, क्या 9th लॉर्ड का सेकंड लॉर्ड से रिलेशन है, या 9th लॉर्ड का 11th लॉर्ड से रिलेशन है। और साथ साथ जस्ट अ मोमेंट, यहां पर 11th लॉर्ड का रिलेशन सेकंड लॉर्ड से है कि नहीं। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मेनली इन कॉम्बिनेशंस को हम, और साथ में ये भी देख लेते हैं कि 5th लॉर्ड का रिलेशन 9th लॉर्ड के साथ है क्या। तो इन कॉम्बिनेशंस को चेक करेंगे इस चार्ट में, ये जो हमने चार्ट उठाया है इसमें चेक करेंगे। हमने पहला कॉम्बिनेशन देखा लगन लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड। लगन लॉर्ड यहाँ कौन है, चंद्रमा, कैंसर साइन है, कर्क राशि है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं तो चंद्रमा। सेकंड लॉर्ड कौन है, सूर्य है, लियो साइन है, सिंह राशि है तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। इस चार्ट में देखना है कि क्या चंद्रमा और सूर्य आपस में रिलेशन में है। अब रिलेशन की बात हमने की थी तो 3 तरह के रिलेशन हमें समझने चाहिए बेसिकली। या तो ये युति में हो, या एक दूसरे को परस्पर दृष्टि देते हो, या फिर राशि परिवर्तन करते हो। ये 3 कॉम्बिनेशन हमें देखने की प्रैक्टिस करनी है। तो चंद्रमा यहाँ है, कन्या राशि में है, सूर्य यहाँ है, वृश्चिक राशि में है, युति में तो नहीं है, तो पहला कॉम्बिनेशन संबंध नहीं है। परस्पर दृष्टि नहीं, एक दूसरे को दृष्टि नहीं दे रहे। तीसरा राशि परिवर्तन, सूर्य तो मंगल की राशि में है और चंद्रमा बुध की राशि में है, तो ये जो रिलेशन है ये धन योग नहीं बना। दूसरा देखते हैं, चंद्रमा, लगन लॉर्ड तो चंद्रमा ही है, यहाँ पे सब में चंद्रमा लिख देते हैं। 11th लॉर्ड कौन है, 11th लॉर्ड यहाँ पर शुक्र है। क्या चंद्रमा और शुक्र का रिलेशन बन रहा है, क्या एक दूसरे के साथ बैठे हैं, शुक्र यहाँ है चंद्रमा यहाँ है, तो युति तो नहीं है। परस्पर दृष्टि, चंद्रमा की भी सप्तम दृष्टि होती है, यहाँ ये शुक्र यहाँ देख रहे हैं और चंद्रमा यहाँ देख रहे हैं, तो एक दूसरे को तो नहीं देख रहे, एक दूसरे की राशि में भी नहीं है। शुक्र कहाँ कौन किसकी राशि में है, शुक्र गुरु की राशि में है और चंद्रमा बुध की राशि में है, तो ये संबंध भी नहीं बना। अब आती है तीसरा रिलेशन, क्या लगन लॉर्ड का रिलेशन 5th लॉर्ड के साथ है। तो 5th लॉर्ड कौन है, यहाँ पर 5th लॉर्ड मंगल है। तो चंद्रमा और मंगल आपस में एक दूसरे के युति में नहीं है, पहली बात। एक दूसरे को देख रहे हैं, नहीं देख रहे। मंगल की दृष्टि कहाँ कहाँ होगी, मंगल यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे और यहाँ देखेंगे, चंद्रमा तक तो इनकी दृष्टि आ ही नहीं रही। और इवन चंद्रमा कहाँ देखेंगे, चंद्रमा तो केवल नवम भाव पर देखेंगे, तो इनकी दृष्टि परस्पर दृष्टि नहीं है। राशि परिवर्तन कर रहे हैं क्या, चंद्रमा, देखिए मंगल तो बैठे हैं गुरु की राशि में, चंद्रमा बैठे हैं बुध की राशि में, तो राशि परिवर्तन भी नहीं हो रहा, तो ये वाला धन योग भी कैंसिल हो। अब लगन लॉर्ड का 9th लॉर्ड से रिलेशन देखते हैं। 9th लॉर्ड कौन है, गुरु है। अगर मीन राशि है तो मीन राशि के स्वामी कौन होते हैं, गुरु होते हैं। क्या चंद्रमा का गुरु के साथ रिलेशन बन रहा है, तो युति नहीं है, परस्पर दृष्टि नहीं है, राशि परिवर्तन भी नहीं है, तो यहाँ पे भी ये नहीं हुआ। अब अगला देखेंगे, यानी कि लगन लॉर्ड तो किसी के साथ रिलेशन नहीं बना रहा। किसके साथ, सेकंड लॉर्ड, 11th लॉर्ड, 5th लॉर्ड या 9th लॉर्ड के साथ रिलेशन नहीं बना रहा, तो क्या करें, 5th लॉर्ड को चेक करते हैं। 5th लॉर्ड को सेकंड लॉर्ड से, क्या मंगल और सूर्य की आपस में, 5th लॉर्ड कौन है, मंगल,
सेकंड लॉर्ड कौन है? सूर्य। क्या मंगल और सूर्य की आपस में युति है? सूर्य यहाँ है, मंगल यहाँ है, आपस में युति तो नहीं है। क्या परस्पर दृष्टि है? तो सूर्य तो यहाँ देखेंगे, मंगल आपको पता ही है यहाँ देखेंगे, सूर्य में नहीं देख रहे हैं। क्या आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं? सूर्य मंगल की राशि में है, लेकिन क्या मंगल सूर्य की राशि में है? नहीं। तो राशि परिवर्तन भी नहीं हुआ, इसका मतलब हो गया कि ये धन योग भी नहीं बना। फिर आती है बात नाइन्थ लॉर्ड का सेकंड लॉर्ड के साथ। तो नाइन्थ लॉर्ड कौन है? गुरु। सेकंड लॉर्ड कौन है? सूर्य। तो गुरु और सूर्य का रिलेशन, आप ये सूर्य रहे, ये रहे गुरु, तो क्या ये आपस में युति में है? नहीं। एक दूसरे को देख रहे हैं? नहीं। राशि परिवर्तन कर रहे हैं? नहीं। तो ये भी क्रॉस हो गया। अगला देख लेते हैं। नाइन्थ लॉर्ड जो है गुरु है, 11th लॉर्ड शुक्र है। क्या नाइन्थ लॉर्ड का शुक्र के साथ कोई रिलेशन आ रहा है? अब यहाँ ये रिलेशन बन गया। कैसे बन गया इसको हम जानते हैं। नाइन्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड एक साथ बैठे हैं, युति में है, तो ये हो गया राइट। यस। अब आठवां रिलेशन देखते हैं। 11th लॉर्ड क्या है? शुक्र है। सेकंड लॉर्ड क्या है? सूर्य है। शुक्र यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है, आपस में युति नहीं है, आपस में राशि परिवर्तन भी नहीं है, और आपस में तो ये भी कट लगा देते हैं, क्रॉस। फिफ्थ लॉर्ड कौन है? मंगल है। नाइन्थ लॉर्ड कौन है? गुरु है। तो क्या मंगल और गुरु का कुछ संबंध बनता है? तो मंगल और गुरु आपस में युति में बैठे हैं। तो यहां पर हमें ये समझ आ गया कि नाइन्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड का रिलेशन है, और नाइन्थ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड का रिलेशन है। इनके चार्ट में, जिनका भी ये चार्ट है, इनके चार्ट में ये दो धन योग है, दो धन योग। इस तरह से धन योग को चेक किया जाता है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने चार्ट्स में लगाकर देखिए। अब हम दूसरे तरह के योगों के बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं कि कुंडली में चंद्रमा से बनने वाले योगों को आज हम पढ़ेंगे। और ये चंद्रमा से बनने वाले योग क्या हैं? पहला योग है सुनफा योग। अब ये सुनफा योग क्या होता है? सुनफा योग कहते हैं कि चंद्रमा जहां पे भी है आपके चार्ट में, जैसे हमने कहा ये चार्ट है, इस चार्ट में ये रहे चंद्रमा। ठीक है, इस चार्ट में चंद्रमा जहां पे भी हो, चंद्रमा से द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव में यानी कि, एक मिनट मैं इनको बंद कर दूं, चंद्रमा से दूसरे भाव, चंद्रमा से दूसरा भाव ये हो गया, तो चंद्रमा को एक गिनेंगे और चंद्रमा से अगला भाव। ठीक है, तो कह रहे हैं कि चंद्रमा से दूसरे भाव में सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह हो, तो कौन सा योग होता है? सुनफा योग होता है। तो इनका कहने का मतलब है कि अगर सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह हो तो सुनफा योग बनेगा। ठीक है, इसमें राहु केतु और सूर्य को नहीं लिया जाता। ठीक है, तो आपने देखना है कि चार्ट में, एक मिनट में दूसरा चार्ट लगाती हूँ फिर बताती हूँ। तो आप इस चार्ट में चेक कीजिए, चंद्रमा यहाँ है और चंद्रमा से अगले भाव में मंगल ग्रह बैठे हैं। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? सुनफा योग। कहते हैं कि चंद्रमा से बनने वाले योगों में सबसे पहला योग होता है सुनफा योग। आपको ये देखना है कि चंद्रमा आपके चार्ट में कहाँ पर प्लेस्ड है। जहां पर भी चंद्रमा हो आपने वहां पर लिख देना है नंबर 1, और उससे अगले घर को देखना है कि क्या वहां पर कोई प्लैनेट है। अगर वहां पर प्लैनेट है तो आप कहिए कि ये सुनफा योग है। ठीक है,
अच्छा, एक योग होता है जिसको कहते हैं अनफा योग। नाम इनके ऐसे ही है। दूसरे योग का नाम है अनफा योग। अब ये हमेशा ध्यान रखना है कि चंद्रमा से आगे बनने वाला जो योग होगा उसमें सूर्य ना हो। सूर्य राहु केतु को छोड़कर कोई भी प्लैनेट हो तो आप सुनफा योग मान लो। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, मैं कह रही हूं कि यहाँ पर इस समय ये प्लैनेट नहीं है, ठीक है। और जब हमने सुनफा बनाया था तो यहाँ पे प्लैनेट नहीं था, ये मान लीजिए, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अनफा योग कैसे बनेगा। अनफा योग में क्या कहा जाता है कि चंद्रमा से पीछे वाले घर में प्लैनेट्स हो सूर्य को छोड़कर तो अनफा योग होता है। तो अगर हम चंद्रमा से 12वां क्या होगा, अगर चंद्रमा को एक माने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हम्म, 1 2 2 यहाँ आना चाहिए था, दोबारा नंबरिंग कर देती हूँ। चंद्रमा को एक माने तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो कहते हैं कि चंद्रमा से 12वें स्थान को चेक करो, तो चंद्रमा से पीछे वाला स्थान चंद्रमा का 12वां स्थान होता है। अगर सूर्य को छोड़कर चंद्रमा से 12वें स्थान में ग्रह हैं तो अनफा योग बनता है। अनफा योग। अनफा योग कब बनेगा, जब चंद्रमा से पीछे वाले घर में यानी कि 12वें घर में कोई सूर्य को छोड़कर कोई प्लैनेट होगा तो, ठीक है। फिर एक योग होता है। अब देखिए यहाँ पर इस वाले चार्ट में तो क्या है कि चंद्रमा के आगे भी प्लैनेट है और चंद्रमा के पीछे भी प्लैनेट है। तो क्या इससे रिलेटेड कोई योग नहीं है? हाँ है, बिल्कुल है। इससे रिलेटेड योग जो है, यहाँ देखिए क्या लिखा है। पहला योग सुनफा योग, दूसरा योग अनफा योग। अगर दोनों तरफ प्लैनेट हो, चंद्रमा के दोनों ओर सेकंड हाउस में और 12th हाउस में सूर्य को छोड़कर कोई भी अन्य ग्रह हो तो कहते हैं दुरुधरा योग होता है। तो इस कुंडली में जो कुंडली हम लोग देख रहे हैं उसमें एक्चुअली दुरुधरा योग है, क्योंकि चंद्रमा के पीछे भी दो प्लैनेट्स हैं और चंद्रमा के आगे भी दो प्लैनेट हैं और इन दोनों प्लैनेट्स में कोई भी सूर्य नहीं है। सूर्य तो यहाँ है। तो ये वाला जो योग हुआ ये हुआ दुरुधरा योग। अब आप इसको समझिए दोबारा। पहला योग हमने पढ़ा सुनफा योग। तो सुनफा योग में क्या होना चाहिए, यहां पर मैं इनको काला कर देती हूँ जिससे हमें ये लगे कि चंद्रमा के बस आगे प्लैनेट है, तो बनेगा सुनफा योग। अब मैं क्या करती हूँ कि इनको यहां से हटाकर इसको ब्लैक कर देती हूँ, जिससे हमें ऐसा लगे कि चंद्रमा के केवल पीछे वो है, तो इसको कहेंगे अनफा योग। पर एक्चुअली तो इस चार्ट में ना सुनफा है ना अनफा है, बल्कि क्या है, दुरुधरा है, क्योंकि चंद्रमा के आगे भी प्लैनेट है और चंद्रमा के पीछे भी प्लैनेट है, तो इसको कहते हैं दुरुधरा योग। अब इनके फल क्या बताए गए हैं। कहते हैं कि अगर सुनफा योग हो किसी के चार्ट में तो व्यक्ति स्वनिर्मित धन को प्राप्त करता है। स्वनिर्मित धन का क्या मतलब होता है, अपने आप कमाया हुआ, अपनी मेहनत से कमाया हुआ, अपनी बुद्धिमत्ता मतलब अपनी इंटेलिजेंस से कमाया हुआ, अपनी आत्मनिर्भरता से पैसा कमाया हुआ, अपनी मेहनत से, तो कहते हैं सुनफा योग होगा। तो ऐसा होता है। अनफा योग में क्या होता है, व्यक्ति चरित्रवान होता है, कैरेक्टर का बहुत अच्छा होता है, सम्मानित होता है, सुखी जीवन को व्यतीत करता है। अब बात आती है तीसरा योग जो दुरुधरा योग है, उसमें क्या होता है, व्यक्ति अत्यंत धनी होता है, प्रभावशाली होता है और उसका जो व्यक्तित्व है वो संतुलित होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि सुनफा योग और अनफा योग और दुरुधरा योग तीनों ही बहुत अच्छे योग होते हैं।
आप अपने उसमें चार्ट में देखिएगा आपके उसमें कौन से योग हैं। इसके अलावा चौथा योग आता है केम द्रुम योग। केम द्रुम योग में क्या होता है कि जैसे अब आप पहले चार्ट में यहाँ चेक कीजिए, इसको मैं पहले रब कर देती हूँ जिससे आप लोगों को देखने में सरलता हो। लेजर का साइज बड़ा हो जाता है क्या? इतना ही रहेगा। यहाँ देखिए इस चार्ट में चंद्रमा जहां बैठे हैं उनके साथ राहु है, लेकिन ना तो आगे वाले घर में कोई भी प्लैनेट है ना ही पीछे वाले घर में। जब हम वर्ड यूज करते हैं घर, घर का मतलब होता है भाव, हाउस। तो चंद्रमा थर्ड हाउस में है, तीसरे भाव में है, तृतीय भाव में है, और वहां से ना तो पीछे ही प्लैनेट है ना ही आगे प्लैनेट है। तो ये योग कहलाता है केम द्रुम योग। पीछे भी प्लैनेट नहीं है, आगे भी प्लैनेट नहीं है, तो योग कहलाएगा केम द्रुम योग। अब केम द्रुम योग को अच्छा नहीं माना गया। मानसिक संघर्ष करता है ऐसा व्यक्ति, आर्थिक उतार चढ़ाव होता है, ऐसे में एकाकीपन होता है, व्यक्ति को आइसोलेशन की फीलिंग आती है। यहां पर लिखा है कुछ अपवादों सहित। अब ये अपवाद क्या है? अपवादों को ऐसे समझना चाहिए कि अगर जिस भाव पे हमने क्रॉस लगाया है वहां पर ग्रह तो नहीं है, लेकिन किसी ग्रह की दृष्टि आ रही हो, जैसे यहाँ शनि की दृष्टि आ रही है ना, तो केमद्रुम भंग भी हो सकता है। शुभ ग्रह की दृष्टि को ज्यादा माना जाता है, शुभ ग्रह की दृष्टि को ज्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन हाँ केमद्रुम भंग तो हुआ। ठीक है, लेकिन वो केंद्रुम भंग वगैरह की बात हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये समझ जाए कि केंद्रुम होता कैसे है, भंग होना, कंडीशंस का कैंसिल हो जाना, वो सारी चीजें हम लोग बाद में जानेंगे। इसी तरह से एक योग होता है जिसको कहते हैं गज केसरी योग। अब गज केसरी योग क्या होता है? ये चंद्रमा और गुरु से बनने वाला योग है। कैसा योग है? चंद्रमा और गुरु से बनने वाला। हमें देखना है चंद्रमा कहाँ बैठे हैं। अगर चंद्रमा के साथ ही गुरु हो, चंद्रमा से फोर्थ हाउस में गुरु हो, चंद्रमा से सेवेंथ हाउस में गुरु हो, चंद्रमा से टेंथ हाउस में गुरु हो, तो कहते हैं गज केसरी योग है। गज का मतलब होता है हाथी और केसरी का मतलब होता है शेर। तो चंद्रमा और गुरु यहां से अगर गिने, चंद्रमा को एक गिन लेते हैं तो यहाँ दो तीन और ये देखिए चार, चौथे घर में गुरु बैठे हैं। तो इस कुंडली में गज केसरी योग है। हम दूसरी कुंडलियों में भी चेक करेंगे कि गज केसरी योग क्या है। गज केसरी योग तब बनता है जब चंद्रमा को देखो, चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां पे वन लिख दो, और बाद में क्या करो, चंद्रमा से गिनती करते हुए देखो कि गुरु कहाँ पर है, और गुरु को देखकर अगर वो 1 4 7 या 10 में हो तो कह दीजिए कि गज केसरी योग है। यहाँ पर देखिए चंद्रमा यहाँ है, तो चंद्रमा पे हमने लिखा 1, गुरु कहाँ है? यहाँ है, तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह! तो चंद्रमा से 10th प्लेस पर गुरु है। तो कौन सा योग बन गया? गज केसरी योग। इसको कहा जाता है गज केसरी योग है। ठीक है। अच्छा, अगला देखिए कि लिखते हैं चंद्राधि योग। किसी के भी चार्ट में हो सकते हैं, इसमें राशियों को देखने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल आप इसको ऐसे ही देखना शुरू कीजिए। देखिए यहां पर एक शब्द जो यूज हुआ है ना, अपवाद। अब वो कितना फल देंगे कितना नहीं देंगे वो बाद की बात है, पर प्रेजेंट तो है ना।
100% रिजल्ट दे पाएंगे, 80% देंगे, 60%, 40%, 20%, वो चीजें बाद की है। लेकिन पहले आपको वो गजकेसरी योग या केमद्रुम योग या दुर्धरा योग को देख देख की प्रैक्टिस करनी है। अब आता है चंद्रमाधीर योग। चंद्रमा से 6th 8th या 12th हाउस, सॉरी 8th हाउस में 6 7 8। अब हमने कहा कि माना ये ही चार्ट है, ये चार्ट है, यहाँ पर 6th हाउस कौन सा होगा, चंद्रमा से गिने 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर मैं चेंज कर देती हूँ कलर, 6 7 और 8। तो कह रहे हैं कि अगर चंद्रमा से 6th हाउस में, 7th हाउस में या 8th हाउस में कौन से ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, ठीक है, अगर क्या हो, शुभ ग्रह हो, तो चंद्रादि योग बनता है, चंद्राधि योग होता है। ये एक शुभ योग है, बहुत अच्छा योग है, ठीक है। अगर किसी के चार्ट में चंद्र आदि योग होता है तो उसे उच्च पद की प्राप्ति होती है, प्रतिष्ठा मिलती है और सुख सुविधाएं उसके यहाँ। अब देखिए, इन्होंने कहा शुभ ग्रह, तो शुभ ग्रह को कौन कौन से ग्रहों को माना गया है, बुध, गुरु और शुक्र। इन 3 ग्रहों के अलावा अगर कोई और ग्रह है तो उसको नहीं माना जाएगा। होना भी क्या चाहिए कि तीनों घरों में, यानी कि चंद्रमा से गिनते हुए तीनों घरों में शुभ ग्रह हो, तो कहते हैं कि चंद्राधि योग है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 3 चार्ट लगाए हैं, देखिए इस वाले चार्ट में तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो प्लैनेट ही नहीं है, यहाँ केतु है, यहाँ शनि है, तो चंद्रादि योग यहाँ तो नहीं है। अगले चार्ट में चेक कर लेते हैं, तो चंद्रमा से छठा, ये और ये, इसमें भी चंद्रादि योग नहीं है। इसके अलावा ये वाला चार्ट देख लेते हैं, यहाँ चंद्रमा से छठा हो गया, ये सूर्य, ये खाली है, ये भी खाली है, तो ये इसमें भी नहीं है। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ से छठे में शुक्र, सूर्य है, शुक्र है और मंगल है। तो यहाँ पर एक शुक्र तो है, पर सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह हैं, तो ये चंद्राधीन नहीं हुआ। अगर इसकी जगह गुरु होते, यहाँ बुध हो जाते, है ना, तो कह देते कि हाँ चंद्राधि योग बना, पर इस केस में चंद्राधि योग नहीं है। अच्छा, एक और चार्ट है नीचे, इसमें चेक कर लेते हैं। इसमें देखिए, ये चंद्रमा, चंद्रमा से 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे बुध है, वेरी गुड। 7वें में शुक्र है, लेकिन ये स्थान खाली है, तो चंद्रादि नहीं है। अगर यहाँ पर गुरु होते तो कह देते कि हाँ चंद्रादि योग बन गए, ठीक है। तो चंद्रादि योग अगर आपको किसी के चार्ट में दिखाई दे तो मानिए कि उस बहुत मान सम्मान वाला व्यक्ति वो होगा। इसी तरह से सूर्य से बनने वाले योग भी होते हैं। तो सूर्य से बनने वाले योगों को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सूर्य से बनने वाले योग, वैसे 3 4 योग है, मैं इनको अभी पढ़ा देती हूँ, कोशिश करते हैं। सूर्य और बुध की युति हो तो कहते हैं बुध आदित्य योग है। अब इन चार्ट्स में देखिएगा, यहाँ पर ये सबसे पहले सबसे लास्ट वाला चार्ट देखते हैं कि क्या इस चार्ट में सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं, सूर्य यहाँ है, बुध है यहाँ है, तो बुध आदित्य योग नहीं है, ठीक है। आदित्य सूर्य को कहते हैं, यहाँ पे भी सूर्य यहाँ है, बुध यहाँ है, तो यहाँ पे भी नहीं है। इस चार्ट में देखें तो शुक्र और बुध एक साथ हैं, सूर्य अलग है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए शुक्र और बुध एक साथ है, सूर्य अलग है। वही तो ऐसा चार्ट हो जिसमें यहाँ पे भी सूर्य यहाँ है, बुध यहाँ है। वैसे बुध आदित्य योग एक कॉमन योग है जो लगभग मैक्सिमम चार्ट्स में मिल ही जाता है। बुध आदित्य योग में क्या होता है कि बुध क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हैं तो सूर्य जैसे गुण आ जाते हैं बुध के अंदर,
और व्यक्ति बहुत अच्छा मैथमेटिशियन हो सकता है, बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करता है, उसकी बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी होगी, प्रशासनिक व्यवहारिक कौशलता प्रसिद्धि होगी उसके पास। बुध आदित्य योग बहुत कॉमन योग है, मैक्सिमम केसेस में ये आपको चार्ट्स में मिल जाएगा, अपने चार्ट्स में देखिएगा। अब बात आता है वेसी योग। सूर्य से दूसरे भाव में चंद्रमा को छोड़कर कोई ग्रह हो, तो यहां देखें, सूर्य से दूसरे भाव में चंद्रमा को छोड़कर बेसी योग हो, देखिए बहुत अच्छा बन गया यहाँ। सूर्य से अगले भाव में बुध मंगल गुरु शुक्र हैं, बहुत अच्छा। तो ये कौन सा योग है? वेशी योग। और चंद्रमा भी नहीं है यहाँ पर, बहुत अच्छी बात हो गई। तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति धन प्रभाव संगठन क्षमता और नेतृत्व वाला होता है। यानी कि वेशी योग आपको क्या देता है? धन देता है, प्रभाव देता है, और संगठन क्षमता देता है, और नेतृत्व की क्षमता देता है। इसी तरह से एक होता है वोसी योग। वोशी योग या वोसी योग, सूर्य से 12वें भाव में चंद्रमा को छोड़कर कोई ग्रह हो। तो देखते हैं यहां पर, तो हमने वेसी योग देख लिया, तो क्या किसी और चार्ट में बोसी योग है? वेसी ना हो, बोसी हो। यहाँ पर तो दोनों तरफ ही हैं प्लैनेट्स, तो इनको नहीं मान रहे हैं। कोई बात नहीं, तीसरा चार्ट देख लेते हैं। इस चार्ट में देखें सूर्य कहाँ है? सूर्य से पीछे, बिल्कुल ठीक, यहाँ देखिए, सूर्य से 12वें भाव में दो ग्रह हैं, तो यहाँ पर कौन सा योग हो गया? वेशी योग। चंद्रमा को छोड़कर, इसमें चंद्रमा भी नहीं है, वेरी गुड। तो चंद्रमा को छोड़कर सूर्य से 12वें भाव में कोई ग्रह हो, तो ऐसा व्यक्ति अनुशासित होता है, परिश्रमी होता है, और आत्म संयमी होता है, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है। अब बात आती है उभयचारी योग। चंद्रमा से दूसरे और 12वें भावों में, दोनों में चंद्रमा को सॉरी, मैंने सूर्य से बोलना था, चंद्रमा बोल दिया। सूर्य से 12वें और दूसरे भाव में चंद्रमा को छोड़कर कोई भी ग्रह हो, तो कहते हैं कि उभयचारी योग होगा। ऐसा व्यक्ति उच्च पद वाला, यश समृद्धि प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। तो अभी हमने इस चार्ट में यहाँ पर देखा था कि सूर्य के दोनों ओर, सूर्य कहाँ है? यहाँ पर सूर्य के आगे भी और सूर्य के पीछे भी ग्रह हैं। ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्ति होगा, और ये कौन सा योग बनता है? उभयचारी योग। इसमें आपको राशियां वाशियां कुछ नहीं देखनी, बस आपको ये देखना है कि ये योग बन रहा है। ठीक है, आपको ये शेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट योग आते हैं जिनका नाम है पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योगों को अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और अगली क्लास में हम दशा को भी पढ़ेंगे कि दशाएं कैसे देखी जाएं, क्योंकि दशाओं से ही पता चलता है कि कोई इवेंट कब होगा। ठीक है, जैसे शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, नौकरी कब लगेगी, पढ़ने कब जाएंगे, विदेश कब जाएंगे, जो ये जो कब वाली बात आती है वो दशा से ही लिंक्ड होती है। तो आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा ये क्लास करके। धन्यवाद।